हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमने अभी तक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिस्कस कर लिए, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं ये देखें आप। वीक बॉन्ड में जो था वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी ऑर्डर से लगे हुए हैं। इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, वैंडरवाल फोर्सेस में तीन होती हैं आपकी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस डाइपोल, या इसी को हम लंदन फोर्स बोलते हैं या फिर डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। अब वन बाय वन हमें ये सब डिस्कस करना है। ये लिख लें आप, हो गया। अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा डिस्कस कर लेंगे, तो ध्यान से समझ लेना, नोट्स बना लेना। तो समझो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। द वीक इंटरेक्शन developed between हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख लो, कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है बेटा, द वीक इंटरेक्शन डेवलप बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया होगा समझ में, डेफिनेशन ही इतनी अजीब है। अब डेफिनेशन को समझो ध्यान से। मैंने क्या कहा, ध्यान दो इधर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है बेटा, द वीक इंटरेक्शन डेवलप बिटवीन हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, किसके साथ? जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या है? कोवेलेंटली बॉन्डेड है, या तो फ्लोरीन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन कैसा? sp हाइब्रिडाइज। पहली कंडीशन समझो। पहली कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन इन चारों में से किसी के साथ कोवेलेंटली कनेक्ट होना चाहिए। इतनी आ गई बात समझ में? आ गई ना? बस अभी इतना। उसके बाद क्या बोला कि ये जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन अब क्या करे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाए। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? हमने क्या कहा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करे? अपना इंटरेक्शन बना ले। और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट X, वो कौन सा हो सकता है आपका? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं, दोबारा सुनो, अगर ये दो कंडीशन, कौन सी दो? कि हाइड्रोजन क्या हो? पहले इन चारों में से किसी एक के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, फिर वही हाइड्रोजन, क्या कहा? वही हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ इंटरेक्शन बना ले, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहली कंडीशन मुझे ये चेक करनी है, सेकंड कंडीशन मुझे ये चेक करनी है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि तुम बता पाते हो या नहीं। देखो ध्यान से, हमने यहां पर लिखा बेटा, देखो ये लिखा मैंने HF और यहां लिखा मैंने HF। अब मैंने यहां इंटरेक्शन बना दिया, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? जल्दी बताओ।
पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, बॉन्ड इसके बीच में दिखाया है ना मैंने, ये जो वीक इंटरेक्शन है मैंने इसके और इसके बीच में दिखाया है। तो पहले चेक करो क्या ये हाइड्रोजन NOF में से किसी के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। जी सर बिल्कुल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब यही हाइड्रोजन क्या करे, NOF में से किसी एक के साथ इंटरेक्शन बना ले, बिल्कुल बना रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात। और देखो ध्यान से, इस पे ध्यान दो खास, मैंने यहाँ पर लिखा बेटा HCl पार्शियल नेगेटिव, यहाँ लिखा मैंने HF पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इन सब पे भी होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल्दी बताओ। पहली कंडीशन तुम क्या देखोगे, पहली कंडीशन तुम देखोगे ये, इसको देखो ध्यान से, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, जो हाइड्रोजन इंटरेक्शन बना रहा है वो फ्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। सेकंड कंडीशन क्या थी, इंटरेक्शन किससे बनाए, किससे बनाना था इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बनाना था NOF में से किसी एक के साथ, लेकिन यहां किसके साथ बना रहा है, क्लोरीन के साथ। तो कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो गई बात, एकदम बहुत बढ़िया। अब इस एग्जाम्पल को खुद बताना है तुम लोगों को। मैंने यहां पर लिखा मैंने ROH, क्या लिखा, ROH। क्लियर हो गई यहां तक बात, इसको रब करके लिखते हैं यार, तुम्हें दिखेगा नहीं। देखो ध्यान से, हमने यहां पर क्या लिखा, हमने लिखा ROH। क्लियर। अब और ये क्या कर रहा है आपका, ये अब ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। जल्दी बताओ क्या बताना है, ये बताना है क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है, जल्दी। पहली कंडीशन क्या, पहले हमें हाइड्रोजन को पकड़ना है जिसका हम बॉन्ड दिखा रहे हैं। तो हमने पकड़ लिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कोवैलेंटली कनेक्ट है NOF में से किसी एक के साथ। जी सर बिल्कुल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये क्या कर रहा है, इंटरेक्शन किससे बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन, जी बिल्कुल बना रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो गई बात, भूलना नहीं है, लिख लो, ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा मैंने CH3OC, एक H, 2 H, 3 H, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने लगाया, ये कहानी बनाई यहाँ पर, ठीक है, हमने इसका इंटरेक्शन दिखा दिया, पार्शियल नेगेटिव, चलो इसको पार्शियल पॉजिटिव दिखा दो। अब तुमसे पूछा जा रहा है तुमसे, हाँ क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल्दी बताओ, अब गलती का कोई चांस नहीं है, समझे। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं है। तुम कहोगे कि सर पहली कंडीशन चेक करने दिए, करो पहली कंडीशन चेक। क्या हाइड्रोजन कोवेलेंटली, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्या वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ, नहीं है। क्या वो नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, नहीं है। क्या ऑक्सीजन के साथ है, नहीं है। कार्बन के साथ है, कार्बन के साथ है, लेकिन कार्बन कौन सा है बेटा, कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। और मैंने क्या कहा, कार्बन क्या होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब दूसरी चेक ही नहीं करनी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था। हाइड्रोजन बॉन्ड तो समझ में आ गया होगा, अब मुझे लगता है भूलोगे नहीं। तो देखो नेक्स्ट थी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, पहली बात ये ध्यान रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है आपका, पहला पॉइंट है आपका इसके अंदर, सुन लो ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा, जितनी दूर होते जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। कितनी, r/3। ठीक है, 1/r³ की किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, किसके प्रोपोर्शनल, 1/r³ के डायरेक्टली और r³ के इनवर्सली। क्लियर। अपन बात करें, सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया कि यहाँ पर कोई X है आपके पास, ये हाइड्रोजन है, अब ये इंटरेक्शन बना रहा है किसके साथ, X के साथ। यही तो था हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। कंडीशन ये तो थी, X क्या था, NOF, ये भी क्या था, NOF।
ये कंडीशन थी, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था। एक्स क्या था इसके अंदर, वही जो बता रखा है आपको NOF, और यहाँ पर भी क्या था आपका ये NOF, कार्बन भी था लेकिन वो स्पेशल केस था। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। पहला जो चेक करेंगे ये चेक करेंगे, कौन सा चेक करेंगे बेटा, पहले चेक करेंगे ये वाली कंडीशन कि हाइड्रोजन जिससे कोवेलेंटली बॉन्डेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, और जिससे बॉन्ड बना रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लेस। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ये सेकंड कंडीशन है, पहले हमेशा ये चेक करना है कि हाइड्रोजन किससे कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। समझ में आ गई बात, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है। अभी एग्जाम्पल से तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर तुम्हें खुद देना है, ये लिख लिया होगा तुमने। एग्जाम्पल देख लो इसकी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा आपका HF, यहाँ पर लिखा हमने HF, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक ये था आपका। ऐसे हमने एक लिखा यहाँ पर HOH, ऐसे हमने यहाँ पर लिखा HOH, ये हमने लिखा। ऐसे हमने यहाँ पर लिखा HNH, और यहाँ हमने क्या करा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर हमने लिखा HNH। तुमसे पूछा जा रहा है इसके अंदर कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, जल्दी बताओ बेटा। तो पहली कंडीशन ही तुम्हें चेक क्या करनी है, पहली कंडीशन तुम्हें ये चेक करनी है कि जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है, जो इंटरेक्शन बना रहा है, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी हो गई, सबसे ज्यादा हो गई आपकी। अगर मैं ये 1 डाल दूं, ये आपका 2 था, ये 3 था, तो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा 1, देन 2, देन 3। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर फ्लोरीन से कोवेलेंटली कनेक्ट है, यहाँ पर ऑक्सीजन से, वहां नाइट्रोजन से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसी की आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा। क्लियर, लिखो फटाफट, ये लिख लिया बेटा। सेकंड एग्जांपल देखो आप। अब ऐसी एग्जांपल जिसमें दोनों का रोल आएगा। यहां लिखा मैंने हाइड्रोजन, यहां लिखा ऑक्सीजन, ये यहां लिखा मैंने बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ए हो गया हमारे पास। बी लिखा हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहां पर लिखा हमने बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन। ऐसी सी लिखा बेटा हमने, यहां पर क्या लिखा, HNH, एक H रह गया यहाँ पर, NH3 होता है, अगर पीछे भी रह गया हो तो कर लेना पूरा। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखा हमने H, इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, HNH। D लिखा हमने यहाँ पर H, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ लिखा मैंने HOH। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होगा। तो बेटा पहली कंडीशन तुम्हें क्या चेक करनी है, पहली हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन इंटरेक्शन बना रहा है, हम इस हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, हम इस हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, हम इस हाइड्रोजन को देखेंगे जो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई एक होगा। आई बात समझ में, नहीं आई दोबारा सुनो। हाइड्रोजन जो इंटरेक्शन बना रहा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्ट हो। अब तुम कहोगे यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, अब कौन सा होगा। अब सेकंड कंडीशन चेक करनी है, जब दोनों की पहली कंडीशन सेम है, अब जिससे इंटरेक्शन बना रहा है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यहाँ पर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, नाइट्रोजन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डी में, फिर ए में। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ है, पहली कंडीशन सेम है इन दोनों में।
अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, वहां ऑक्सीजन के साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, सी देन बी। आ गई होगी बात समझ में? एक बार दोबारा सुन लेना, आ जाएगी बात समझ में। क्लियर है बेटा? लिख लो इसको फटाफट, लिख लिया ये, बहुत अच्छी बात। अब देखो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ हमारे समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा ब्रॉडली हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। एक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात आई समझ में? इंटरमॉलिक्यूलर और कौन सा बोला? इंट्रामॉलिक्यूलर। अब बताओ बेटा इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताओ, तुमसे पूछा जा रहा है। अब सुनो ध्यान से, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, दो के बीच में। अब ये दो सेम भी हो सकते हैं और ये दो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा, एग्जिस्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिख लो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स is called इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ गई बात समझ में? दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये भी आपकी टू टाइप की होती हैं। कौन सी? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड थी हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब होमो का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? सेम। ठीक है, अगर दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया तुम्हारा, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, यहां पर ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, ये बॉन्ड बन गया, ये फ्लोरीन। ध्यान से देखो बेटा, इस टाइप के अरेंज हो जाते हैं ये। क्लियर? तो ये क्या बना? ये दो मॉलिक्यूल को कनेक्ट हुआ है, इस बॉन्ड ने दो को करा, इस बॉन्ड ने दो को करा, तो ये सब क्या थे? आपके इंटरमॉलिक्यूलर, जो दो को करे वो इंटरमॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूल भी सेम थे, HF, तो ये क्या हो गया? होमो इंटरमॉलिक्यूलर। आ गई बात समझ में? लिख भी लेना, ये लिखो फटाफट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या थी आपकी? ये भी रखो, फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसी है हमारे पास। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मेरे पास है हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्लियर? अब यहां पर देखो बेटा ध्यान से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बेटा ये बात? आई या नहीं आई? आनी तो चाहिए, अक्लमंद तो तुम हो ही शायद। तुम भी बना लेना ये इतना खूबसूरत सा जितना मैं बना रहा हूं। ठीक है बेटा, खूबसूरत सा बनाना बिल्कुल अपनी तरह। अब ध्यान से देखो, ये क्या था? तुम कहोगे ये H2O था, बिल्कुल सही, लेकिन ये क्या हुआ? ये अब बर्फ जम गया, आइस है। ये क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर है आइस का। मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दो तुम।
पहला क्वेश्चन ये है कि ये दो मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है ना, तो ये क्या था आपका, ये दो को जोड़ रहा है, ये भी दो को जोड़ रहा है, दो मॉलिक्यूल को, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर था। अब इंटरमॉलिक्यूलर में भी होमो था, H2O H2O H2O, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब जब आइस होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। अब तुमने देखा होगा जब पानी में बर्फ को डाल देते हो, फ्लोट करती है ऊपर, कोई तुमसे गलती से पूछ ले कि बता दो जरा फ्लोट क्यों करती है, तुम कहोगे कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है इसीलिए फ्लोट करती है। ये कहा ना, ये तो कहोगे, बिल्कुल सही। अब कोई पूछे क्यों कम होती है, अब क्या कहोगे, अब चुप हो जाओगे। उसका आंसर सुन लो, उसका आंसर ये है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, बिल्कुल होती है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कह सकते हो ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर विच इज फर्दर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, लिख लो, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, क्यों, बिकॉज ऑफ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, याद रखना, ये एकदम क्लियर है ये। अब और सुनो ध्यान से, और क्या सुनना है सर हमें, और आपको ये सुनना है, कोई तुमसे पूछ ले, चलो एक हाइड्रोजन वाटर जो है आपका वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की आपके, एक मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है बेटा, आइस में वाटर के एक मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, तो याद रखना वाटर मॉलिक्यूल कैपेबल है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के। IIT एडवांस का इतना हल्का सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात, लिख लो ये। तो ये हमारी एग्जाम्पल होगा किसके, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। छापो इसको, रब करते हैं अब ये। अब हम आते हैं किस पे, अभी इंटरमॉलिक्यूलर ही चल रहा है, लेकिन सेकंड क्या आ गया आपका, सेकंड इसके अंदर आ गया आपका हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर, हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ गया, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम से क्लियर है। इंटर मतलब दो के बीच में तो होगा, लेकिन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया अल्कोहल ROH, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया हमने वाटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो दो अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, एक इसमें था अल्कोहल, दूसरा क्या था, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, कंडीशन तो सेटिस्फाई है ना बेटा, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसे ही बहुत सारे आपस में जुड़ते जाएंगे। तो ये क्या था आपका, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा, सेकंड हम बात करेंगे इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बताया था अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में, क्या समझ में आया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब तुम कहोगे कि सर कुछ एग्जांपल दे दिए, तो बिल्कुल देंगे बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बात और याद रखो, ये जनरली ऑब्जर्व होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखो एक कंपाउंड है तुम्हारे पास, ये तुम यहाँ पर लिखा हमने क्या, यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका OH, यहाँ लिख दिया मैंने NO2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एक ही मॉलिक्यूल के बीच में तो बना, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बना। अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या था आपका, इस मॉलिक्यूल का नाम मैंने बताया था, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो ये था आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल,
और अगर तुम्हें नाम नहीं समझ में आ रहा तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। नाम याद रखो, अगर यहाँ लगा हुआ है जिस बराबर में तो वो ऑर्थो पोजीशन होगी। और जर्नली ऑर्थो पोजीशन वाले हमेशा क्या करते हैं बेटा, वो हमेशा शो करते हैं आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा, ये यहाँ पर लिखा OH, यहाँ पर लिखा हमने ये, ठीक है बेटा। इसका आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ इसके। तो ये क्या था आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड। याद रखना, सैलिसैलिक एसिड में भी क्या होगा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बात आ गई समझ में। जब भी अगल बगल पे लगे होंगे तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम्पल तुम्हें लिखनी है, ये दो एग्जाम्पल तो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये रब कर दें। और एक आध एग्जाम्पल तुम चलो देख लो इसके अंदर। हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, कुछ ऐसा हमने लिख दिया, यहाँ पर OH लिख दिया, यहाँ लिख दिया F। तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विद इन अ मॉलिक्यूल होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा? अब सुन लो ध्यान से, इसको रख कर रहा हूं मैं, लिख लो फटाफट ये सब। एग्जाम्पल याद करनी है अभी, बस नाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि नाम कैसे आए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखा दिए जाएंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब सुन लो बेटा ध्यान से। क्या सुनने वाली बात है सर? ये तुमसे पूछा जाए क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, तुमसे कहा जाए क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ध्यान से देखो। तुम कहोगे नहीं सर, कैसी बातें कर दी आपने, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बट तुम यहाँ गलत हो गए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ, सुन लो ध्यान से बेटा, बता रहा हूँ क्यों है। तुम कहोगे आपने कहा था सर Cl होगा, तो नहीं होगा, बताया भी था अभी तुम्हें मैंने, तो बिल्कुल सही। तो अगर Cl है, Cl के साथ हमेशा अगर होगी तो क्या होगी, इंटरमोलिकुलर कभी भी Cl के साथ नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ये रिंग फॉर्म कर लेता है, और रिंग फॉर्म करने का जो फिनोमेना है वो क्या होता है, चिलेशन। तो यहाँ पर चिलेशन या किलेशन पढ़ते हैं, चिलेशन सही है वैसे, चिलेशन हो जाता है। चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन। अगर रिंग फॉर्म कर रहा है Cl के साथ, हाइड्रोजन अगर Cl के साथ इंटरेक्शन करके रिंग फॉर्म कर रहा है, तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अदरवाइज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। ऐसे ये देखो तुम ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा Cl, लिखा यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा Cl, यहाँ पर क्या लिखा हमने, यहाँ पर लिखा हमने, यहाँ क्या लिखें बेटा, जो तुम कहो वो लिख दें, OH, यहाँ पर H। ठीक है बेटा? अब तुमसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए सर, ये पूछ लिया जाए क्या ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब तुम कहोगे जी सर बिल्कुल है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब भी रिंग का फॉर्मेशन होगा तो Cl वाला भी क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किसमें पॉसिबल है, जब रिंग बनेगी, और रिंग किसमें बनेगी, इंट्रामोलिकुलर में। तो इंट्रामोलिकुलर में Cl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, करता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात एकदम, कोई डाउट तो नहीं? इसका नाम क्या था बेटा, क्लोरल हाइड्रेट। क्या, क्लोरल हाइड्रेट नाम याद रखना, पूछा जा सकता है किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्लोरल हाइड्रेट में होगी। ठीक है बेटा? रब कर देंगे सब, रब कर दे रहे हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। अब क्या बचता है इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ तो बेटा देखो, अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे फिजिकल स्टेट की। ठीक है बेटा? अब सुनो ध्यान से, HF, HCl, HBr, HI, ये क्या थे, ये हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड थे। हेलोजन फैमिली मतलब 17 ग्रुप के हाइड्राइड थे, एक ही फैमिली के थे। लेकिन ये क्या था, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था, और ये सब क्या था, रूम टेम्परेचर पे गैस थे। ऐसे ही H2O क्या था बेटा,
रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, लेकिन इसके जो दूसरे भाई हैं वो क्या है बेटा, इसकी फैमिली के जो दूसरे हाइड्राइड हैं वो सब क्या हैं, वो सब हैं आपके गैस रूम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों पूछ लिया जाए कि H2O तो आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वेयर एज H2S इज गैस। क्यों, क्या आंसर दोगे इसका, एक ही बात कहोगे, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और ये सब क्या है, गैस है। आ गई बात समझ में, लिखो इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, वोलेटाइल नेचर, विस्कोसिटी, सब एक साथ बता देंगे, एक साथ इनका कनेक्शन है। तो ध्यान से देखो बेटा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर की अभी, ठीक है, तो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसोसिएशन होगा, सब एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। समझ में आएंगे तब बात। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक मॉलिक्यूल दूसरे तीसरे को पकड़ के रखेगा, जब वो पकड़ के रखेगा एक दूसरे को तो क्या होगा, जिसकी वजह से उसका इंटरेक्शन बढ़ गया, बॉन्ड बढ़ गए, जब बॉन्ड बढ़ गए तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ गई, और हमने देखा सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बस एक बात याद रखो, जितना ज्यादा आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। और जो चीज जल्दी बॉइल हो रही है, जो चीज जल्दी बॉइल हो रही है मतलब वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो रही है, जो चीज देर में बॉइल हो रही है मतलब वो देर में वेपर में कन्वर्ट हो रही है। बात समझ में आई यहाँ तक। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्या कहा मैंने, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपर बनेगा, जल्दी वेपर बनेगा तो मतलब उस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। और जो जल्दी वेपर बनता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। बातें बहुत सारी हो गई हैं, सुन लो ध्यान से इस चीज को, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या कहा, जितनी ज्यादा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंटरमोलिकुलर की बात हो रही है, उतना ही ज्यादा क्या बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल, ठीक है, उतना कम वेपर प्रेशर, और जितना देर में बॉइल होगा, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही कम क्या होगा, वो वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब समझ में आ गया बेटा। वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाना। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर में देर से कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा। बात आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात, ये लिख लो पूरा। अब सुनो ध्यान से, जितने ज्यादा OH होंगे, जितने ज्यादा OH होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर एक की तरफ से करेगा मत, दो मत तीन। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने, नंबर ऑफ OH क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी, इंटरमोलिकुलर, इंक्रीज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इंक्रीज हो गई आपकी तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वोलेटाइल नेचर क्या होगा, कम होगा। जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा वोलेटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो कम वोलेटाइल। वोलेटाइल नेचर क्या हो गया बेटा, वोलेटाइल नेचर क्या हो गया, जल्दी बताओ, डिक्रीज। और जब वोलेटाइल नेचर डिक्रीज हो गया तो वेपर प्रेशर भी तो डिक्रीज होगा। जो जल्दी बॉइल हो जाएगा वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये लिख लो, ये अल्कोहल था, ये ग्लाइकॉल था। क्या था, ग्लाइकॉल, दो OH होते हैं तो ग्लाइकॉल। ये क्या था, ग्लिसरॉल, ठीक है बेटा, याद रखना। लिखो इसको फटाफट और हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर लिखा मैंने ईथर, CH3OCH3, क्या था, ये ईथर था, ईथर। यहाँ पर लिखा मैंने आपका C2H5OH, इथेनॉल, अल्कोहल था ये। यहाँ लिखा मैंने बेटा H2O देखो, H2O आपके टाइप से होता है HOH। तो यहाँ पर दो हैं OH, यहाँ पर एक भी नहीं। तो सेम चीज, OH इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, सब चीजें इंक्रीज और कुछ चीजें डिक्रीज। आगे बात समझ में, लिख लो ये भी, इतनी बात आगे समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसी है आपकी। देखो यहाँ पर लिखा मैंने आपका नाइट्रिक एसिड, ये लिखा नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर लिखा हमने आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
यहां पर लिखा हमने फॉस्फोरिक एसिड, तो बेटा यहां पर क्या हुआ, आपका OH इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ OH इंक्रीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, वोलेटाइल नेचर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो सबसे जल्दी वेपर कौन सा बनेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। आ गई बात समझ में, लिख लो फटाफट, ये लिख लिया बेटा, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। तो हमने एक चीज तो अभी बहुत ध्यान से देख ली कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है और इंट्रामॉलिक्यूलर घटा देता है। वो कैसे, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने बनाया क्या, ये हमने यहां लिखा आपका NO2, यहां पर लिखा मैंने ये OH, यहां पर लिखा मैंने कुछ यहां लगाया आपका NO2। ये क्या था बेटा, ये था आपका ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल था ना बेटा, ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। और ये क्या था, ये लिख लो, ये था पैरा नाइट्रो। ये एग्जाम्पल याद करनी है बेटा, ठीक है, कि अगर इसके अपोजिट लगा होगा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसके बिल्कुल बराबर में लगा होगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पूरा फिनॉल होता है, ठीक है बेटा। देखो यहां पर दूर होने की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगी, यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर होगी। यहां पर क्या होगा, ये दूसरे वाले को पकड़ लेगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर होगा कुछ ऐसा, यहां पर अब ये दूसरे वाले को पकड़ लेगा, ठीक है। तो याद रखो इस बात को कि अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है तो यहां पर क्या होगा बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसने क्या करा, इसने दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे ने तीसरे को पकड़ लिया, पकड़ के बैठ गया सब एक साथ। तो अब इनको बॉयल करने के लिए, मुझे इनको वेपराइज करने के लिए मुझे ये सारे बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, इनका कनेक्शन मुझे इनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसको, ये तो बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, जल्दी से क्या होगा, ये बॉयल हो जाएगा। आ गई बात समझ में, लिखवा दे रहा हूं, ये इसको लिखो फटाफट। ये बना लिया होगा तुमने, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको लिखने बहुत जरूरी हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, लिखो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कोई पूछे क्यों, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है बेटा। पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट क्या था आपका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलाटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखो बेटा, पैरा में क्या थी, इंट्रामॉलिक्यूलर थी ना, तो इसलिए वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, जल्दी वेपर बन जाएगा। और जो जल्दी वेपर बनेगा वो क्या होगा, वो ज्यादा वोलाटाइल होगा। समझ गए, आए हुए क्वेश्चन है दोनों ये। अब तुमने क्या करा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को मिला दिया दोनों को, ठीक है। अब तुम्हें सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तुम जानते हो, दोनों को मिला दिया, अब हीट करो आहिस्ता आहिस्ता, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपर बन जाएगा, ठीक है ना, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो उसी में रह जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे यहाँ तक।
क्या समझ में आई कि मिक्सचर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, लिख लो ये भी, मिक्सचर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल are separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट पे वर्क करता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसको भी छाप लो फटाफट सबको। हाँ तो बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो हमने यहां पर लिखा आपके पास HF, HCl, HBr और फिर लिखा हमने HI। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो ये ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मॉलिक्यूलर मास के। अब ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? देखो हाइड्रोजन तो कॉमन है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, देन सबसे बड़ा आयोडीन। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा? जी सर बिल्कुल हो रहा है। लेकिन अब सुन लो ध्यान से, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है इसका HCl, देन इससे ज्यादा HBr, फिर इसका आपका HI और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा किसका होता है? HF का। HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्या रीजन है इसका? एक ही रीजन है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। तो लिख लो ये पॉइंट, क्या लिखना है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हाईएस्ट among all हाइड्राइड ऑफ 17 ग्रुप ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बात समझ में? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या था? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। और लोएस्ट किसका है? लोएस्ट है आपका HCl का। लोएस्ट किसका है बेटा? HCl का। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, वो क्या होगा? वो होगा हाईएस्ट वोलाटाइल। तो ये क्या हो गया आपका? मोस्ट वोलाटाइल तो समझ गया, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और जो जितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? हाईएस्ट। तो पूछा गया क्वेश्चन है किसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट है? HCl का, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सेम अब देखो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर क्या लिखा बेटा? हमने लिखा यहाँ पर H2O, हमने लिखा H2S, हमने लिखा H2Fe, फिर लिखा H2T। अब सेम चीज हाइड्राइड है, मोलर मास बढ़ रहा है, लेकिन हम जानते हैं H2O में क्या होता है? H2O में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे कम किसका हो गया? H2S, इससे ज्यादा किसका हो गया? H2Se, फिर आपका H2T, देन सबसे ज्यादा किसका हो गया? H2O। सेम रीजन, क्यों हाईएस्ट है इसका? सेम रीजन था। क्या रीजन था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका लोएस्ट था, सेम सब चीजें इसकी भी थी। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में? ऐसे ही देखो हमने यहाँ पर लिखा आपका, नेक्स्ट लिखा हमने इसके अंदर। हाँ तो बेटा अब नाइट्रोजन फैमिली का देख लो। यहाँ पर क्या था हमारे पास? NH3, PH3, ASH3, फिर हमारे पास था SBH3। ठीक है बेटा, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेकार, BiH3। ये क्या थे? ये थे 15 ग्रुप के हाइड्राइड। सबसे कम इसका होना चाहिए था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तुम्हें पता है। तो इसका क्या होगा? सबसे ज्यादा तो नहीं होगा, बट इन दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली वीक है। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका? सबसे कम किसका? PH3, उसके बाद ASH3, फिर इसके बाद आपका NH3, देन फिर SBH3, उससे ज्यादा आपका BiH3। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई? लिखो इसको फटाफट।
हाँ तो बेटा अब देखिए आप नेक्स्ट एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। तो एक बात सुन लो ध्यान से, वो सारे कंपाउंड जो सॉल्वेंट के साथ, यानी कि सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं हम, मान के चल रहे हैं वाटर, वो सारे कंपाउंड जो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो देख लो, कंपाउंड डेट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्वेंट आर मोर सॉल्युबल। जैसे पूछा जाए NH3 और PH3 में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? NH3 ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ये देखो, ये भी क्या करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा से ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। बात आ गई समझ में? लिखो फटाफट इसको, लिख लिया बेटा? चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो कुछ रिमार्क। तो सबसे पहले रिमार्क हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, हम कुछ रिमार्क की इसके अंदर अब बात कर लें। तो बेटा रिमार्क नंबर 1, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेस एंड इन बेंजोइक एसिड या बेंजीन भी आप बोल सकते हो, ठीक है? बेंजीन में भी और बेंजोइक एसिड में भी। डाइमर क्या होता है बेटा? डाइमर वो जब दो आपस में मर जाएं एक साथ। समझे? नहीं समझे तो दोबारा समझो। अकेला अगर कोई कंपाउंड है तो वो मोनोमर है, अब दो आपस में मिल गए तो वो डाइमर, बहुत सारे मिल गए तो पॉलीमर। आ गई बात समझ में एकदम? तो ध्यान से देखो बेटा, एसिडिक एसिड की कहानी। एसिडिक एसिड जो होता है यहाँ पर आपके पास, वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि ये डाइमर फॉर्म कर लेता है एसिडिक एसिड वेपर फेस में, ठीक है? जिसकी वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी ज्यादा शो करता है, क्योंकि ये हमेशा वेपर में आपको कंबाइंड ही मिलेगा, या बेंजोइक एसिड में कि ज्यादा आपको एसोसिएट हुआ वही मिलेगा। इसीलिए अगर किसी दूसरी प्रॉपर्टीज से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो तो ज्यादा आता है एक्चुअल से। बात समझ में आ गई? तो ये एसिडिक एसिड था। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है बेटा, CH3COH, और ये क्या बन गया? डाइमर। ठीक है बेटा, पहला रिमार्क हो गया, लिखो उसको फटाफट। तो बेटा देखिए आप रिमार्क नंबर 2, अभी सेकंड रिमार्क क्या कह रहा है आपका? KHF2 एग्जिस्ट, KHF2 एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों करता है ये और ये क्यों नहीं करता? इसका एक ही आंसर है आपका, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन F एंड KH। अगर कोई गलती से तुमसे ये पूछ ले कि बताओ ये जो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर कौन सी आइंस हैं, तो याद रखो बेटा ये है K एक्चुअल में। अगर आपके पास K और KF होगा और आपके पास यहाँ पर होगा HF, ठीक है बेटा? तो ये जब ब्रेक होगा, इसका जो होगी आइन, ये K+ है और इसकी आइन क्या करती है? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, और यहाँ पर जो दूसरी आइन मुझे मिलती है वो क्या मिलती है बेटा? इसमें जो कटायन है वो K+ है, अनाइन क्या है? HF2-। ये इस F ने H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और ये एक्सेप्शनली और ज्यादा स्टेबल है जितना नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो है इसके अंदर जो आइंस हैं वो क्या हैं? वो ये हैं। लेकिन ये चीज आपका K+ और यहाँ पर आपका K+ और HCl2 आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि Cl- और HCl के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो याद रखना, दो क्वेश्चन बनते हैं इस पे कि कौन सा एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कौन सी आइंस हैं? ये आइंस हैं, ठीक है बेटा? लिखो फटाफट इसको। हाँ तो बेटा देखो, अभी हमारा ये नेक्स्ट रिमार्क है हमारा, इसको ध्यान से देखो बेटा। इसका नाम क्या था? इसका नाम था, क्या था बेटा? ब्यूट 2 in 1,4-डाइओइक एसिड। ये जो कंपाउंड था इसका नाम था ब्यूट 2 in 1,4-डाइओइक एसिड। अब अगर ये तुम्हें मिलता है क्या? 6 फॉर्म में,
अगर इसका सिस फॉर्म मिलता है, सिस ट्रांस क्या होता है मैंने बता रखा है, सेम ग्रुप अगर सेम साइड पर है तो सिस। तो याद रखना ब्यूट 2 डाइओइक एसिड की जो सिस फॉर्म है उसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड, और जो ट्रांस फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांस मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि जो सिस वाला होगा एसिड यही है, एसिड यही है, लेकिन जो इसकी सिस फॉर्म होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि एक H+ निकलने के बाद यहाँ का नेगेटिव चार्ज H हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, ये कम एसिडिक होगा। तो लिख लो इसके अंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट दिमाग है बेटा कि मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। देखो अब नेक्स्ट रिमार्क, ये हमारे पास है H2O। अब इस पे क्या हुआ आपका, प्रोटोनेशन हो गया। ये बता रखा है आपको कि जब भी लोन पेयर डोनेट किया जाएगा H+ को तो क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। ये वाटर था, अब ये क्या बन गया आपके पास, H3O+। ठीक है, ये क्या था बेटा, ये था H2O और ये बन गया आपका H3O+। तो याद रखना जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, या तुम ये कहो सॉरी कि आपका जब भी लोन पेयर डोनेट कर देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। ये अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही नहीं करेगा, तो ये शो नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। यह क्वेश्चन याद है किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। बेटा जी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पूरी क्लियर हो गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो पढ़ाया है उसके बाहर क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं आएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करने वाले हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन की, तो इसको भी समझ लो। तो ये क्या होता है बेटा, द इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन The interaction exists between ion and polar molecule and polar molecules। आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आ गई बात समझ में? तुम कहो सर नहीं आई, तो देखो ध्यान से, अभी आ जाएगी। यहां पर मैंने लिया सोडियम, लिया Na+, इसको मैंने पानी में डाल दिया। अब तुम जानते हो मैंने पहले भी तुम्हें बता रखा है कि ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन बनाएगा। H2O क्या था बेटा, H2O था पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, इसलिए ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज में शो कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन जीरो था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल था और ये आयन थी। अब ये जो इंटरेक्शन है ये क्या था, आयन और डाइपोल इंटरेक्शन। आ गई बात समझ में? और ये क्या था बेटा, ये था पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। इतनी बात आपके समझ में आ गई। NaCl को जब तुम पानी में डालते हो तो उसके बीच Na+ और वाटर और Cl- और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, आयन डाइपोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये बना लो, इसको लिख लो अच्छे से। अब एक बात और आपसे पूछी जा सकती है कि अगर आपके पास NaCl है और आपके पास दूसरा है, एक था हमारे पास क्या, NaCl, एक था मेरे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है बेटा, अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा। देखो ये तो सॉल्युबल हो गया, Cl तो दोनों में सेम है, वाटर में दोनों का जो आपका हाइड्रेशन रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन अब अमोनियम को समझो, अमोनियम कैसे बना होगा बेटा, अमोनियम बना होगा NH यहाँ प्लस। ठीक है बेटा, ये अमोनियम हो गया। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कुछ ऐसा, ये भी वाटर के साथ इंटरेक्शन बनाएगा। क्या करेगा बेटा, वाटर के साथ इसका भी इंटरेक्शन बनेगा। और जब यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, समझ रहे हो या नहीं, वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है। ये कौन सा इंटरेक्शन है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा था बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां तक बात तुम्हारे समझ में आ जानी चाहिए
कि ये सॉल्युबल था किसकी वजह से, आयन डाइपोल की वजह से। ये सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आयन डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसीलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ये कम सॉल्युबल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बात समझ में आ गई आपके। आयन डाइपोल क्लियर हो गया, लिखो इसको जल्दी फटाफट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या था बेटा, इसको समझो। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो आप ध्यान से देखें, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन खुद लिख लेना, ठीक है बेटा। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन किसके बीच में, आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आगे बेटा बात समझ में, अगर आयन और डाइपोल में था, पोलर मॉलिक्यूल में था, तो वो आयन डाइपोल था। ध्यान से देखो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा Ki, यहाँ लिखा मैंने I2, तो बेटा होता क्या है, ये जो के ये ब्रेक होगा K प्लस I माइनस में, और यहाँ पर जो आपका ये I2 है, I2 तो नॉन पोलर है, दोनों सेम है, ये क्या है, नॉन पोलर। अब इस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा, ये पोलर तो नहीं है, ये पोलर तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव, मतलब डाइपोल को इंड्यूस करवा दिया इसने। एक्चुअल में ये डाइपोल नहीं था, बट इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, इस पे डाइपोल इंड्यूस हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और अब ये जो मॉलिक्यूल बन जाता है आपका, ये बनता है Ki3। कभी क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए कि Ki3 में कौन सी आयन है, तो Ki3 में K प्लस और I3 माइनस हैं, और I3 माइनस क्या था आपका, एक I था और क्या था I2, जिसके अंदर क्या था आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आ गई बात समझ में, लिखो फटाफट इसको भी, ये भी समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, रब कर दें। और दूसरी बात, जितनी भी ये वीक फोर्सेस होती हैं ये डिपेंड करती हैं सरफेस एरिया के ऊपर, मतलब मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। अगर तुमसे मैंने ये कह दिया कि मेरे पास यहाँ पर I3 माइनस है, यहाँ पर Br3 माइनस है, और यहाँ पर Cl3 माइनस है, ये बना कैसे होगा, I माइनस और यहाँ पर I2 का इंटरेक्शन से, ये बना होगा Br माइनस Br2 के इंटरेक्शन से, ये बना होगा Cl माइनस Cl2 के इंटरेक्शन से। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अब जिसका चार्ज, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज़्यादा वीक फोर्सेस लगती हैं। ठीक है बेटा, लिख लो ये भी, रब कर दो इसको। समझ में आ गई यहाँ तक बात, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए आपके, तीनों सॉरी, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा क्लियर हो गया, आयन डाइपोल क्लियर हो गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वैन डेर वाल्स फोर्सेस। वैन डेर वाल्स फोर्सेस, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस आपकी तीन टाइप की थी, कौन कौन सी थी। सबसे पहले इसके अंदर था आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बहुत सिंपल समझ लो इसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब बेटा जी तुमसे कोई ये पूछ ले कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे, द इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, टू पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल दूसरा डाइपोल, दोनों पोलर हैं, अब इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया HCl, यहाँ पर भी लिख दिया हमने HCl, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव।
अब यहाँ पर जो इंटरेक्शन डेवलप होगा, ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, इसके बीच में जो इंटरेक्शन था वो कौन सा था? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कोई भी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। आ गई बात समझ में? आ गई या नहीं आ गई? आ गई ना, शाबाश। अब ध्यान से देखो बेटा, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा HCl और यहाँ लिखा मैंने आपका HF, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर भी आपका जो होगा क्या होगा? ये भी पोलर, ये भी पोलर, तो ये भी क्या हो गया आपका? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन जब मैंने यहाँ पर लिखा आपका HF और यहाँ पर भी क्या लिखा मैंने? HF, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या होगा? तुम कहोगे ये भी डाइपोल डाइपोल। नहीं बेटा, सुनो, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से है कनेक्ट कोवेलेंटली और F के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो याद रखो एक बात और, कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप या एडवांस टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल। ये भी एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन इसका जो अट्रैक्शन है, जो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटा, इसलिए इसको हमने अलग क्लास में रख दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से। ठीक है बेटा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये डाइपोल डाइपोल था, ये डाइपोल डाइपोल था। समझ में आ गई होगी बात? क्या समझना था? सिर्फ ये समझना था कि अगर दो पोलर मॉलिक्यूल हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। लिखो ये। नेक्स्ट आते हैं अब हम बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को समझ लो क्या था, नाम से ही क्लियर होगा आपके ये चीज कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल मतलब पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब पहले तो नॉन पोलर था, अब उसके ऊपर क्या हो गया? उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया, वो पोलर बन गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अगर HCl का और H2 का इंटरेक्शन पूछता हूं मैं, यहाँ पर आपका HCl है और H2 है। ठीक है बेटा, एक पोलर, इसकी कंडीशन याद रखनी है बस, एक पोलर और एक क्या होगा आपका? नॉन पोलर। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। और जब इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके नेगेटिव चार्ज से जो इसका नेगेटिव चार्ज क्लाउड होगा वो शिफ्ट होगा थोड़ा सा, तो इस पे हल्का सा पॉजिटिव, इस पे हल्का सा नेगेटिव। बात समझ में आई? क्या हुआ? यहाँ पर नेगेटिव था, इसके नेगेटिव क्लाउड की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो थोड़ा सा दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो इसकी तरफ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक पोलर था और दूसरा क्या था आपका? नॉन पोलर। इस केस में जो आपका इंटरेक्शन डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे ये पोलर मतलब ये डाइपोल था, यहाँ डाइपोल इंड्यूस हो गया, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है बेटा, इंड्यूस डाइपोल। तो याद रखना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन था। ये कंडीशन क्या थी? एक पोलर और एक नॉन पोलर, दोनों पोलर के बीच में जो होगा वो क्या था बेटा? वो था आपका, दोनों पोलर के बीच में जो था वो था आपका डाइपोल डाइपोल। समझ में आई गई होगी बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और क्या बोलते हैं इसको हम? लंदन फोर्स। ये और क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, याद रखना तीनों नाम है इसके। अब इसमें क्या था? इंड्यूस डाइपोल। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, कोई भी बॉन्ड मैंने बताया था 100% कोवेलेंट नहीं होता, 100% आयनिक नहीं होता। तुम कहोगे कि सर यहाँ पर तो दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो यहाँ पर चार्ज क्यों? अब इनके इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड है ना, क्लाउड तो कभी कहीं भी मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस की वजह से एक पे हल्का सा नेगेटिव आ जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाए, ऐसे इस पे यहाँ पॉजिटिव आ जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाए, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिसबैलेंस की वजह से बहुत मामूली सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इसमें इंटरेक्शन बन जाएगा। और इसको हमने क्या बोल दिया? ये बन गया आपका, क्या बन गया बेटा? याद रखो, ये हो गया ये लंदन फोर्स या इंड्यूस डाइपोल। ये किसमें होगा? टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, सुन लो ध्यान से, अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? हाँ,
इंड्यूस डाइपोल या लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है बेटा, एग्जांपल समझ में आ गई। ऐसे CH4 और CH4 में भी जो होगा दोनों नॉन पोलर थे, इसमें ये हो गया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से इधर देखो, मैंने अगर यहाँ पर लिखा आपका क्या लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने आपका Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, इसमें भी क्या होगा बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना ये, तो इसमें भी आपका वही होगा, क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कोई भी नॉन पोलर है तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ही होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ये पूरा टॉपिक आज का पूरा लेक्चर आपके समझ में आ गया होगा बेटा। जो भी डाउट हो पूछ लेना, इसको ध्यान से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। भैया आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें थी कि डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड, ये आप बुक से पढ़ लें, नोट्स बना लें। कोई डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस होगा, टेबल बनी होगी, उससे आप बना सकते हो। लेकिन आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए गए हैं। ठीक है बेटा, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।